करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए। ओवैसी साहब हैं, वो मजे हुए नेता हैं, मत सांप्रदायिक नेता हैं। हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए। अब इनको दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम वोट अब इनके फतवे के आधार पर वोट देने वाला नहीं है। अभी तक तो आप ये कहा जा रहा था छोटी एनआरसी, लेकिन अब आप तैयारी में है बड़ी एनआरसी। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। कोई गड़बड़ झाला नहीं है उसमें, तो घबराने की क्या जरूरत है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पे जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। तो उठाइए अपने फोन और जरूर भेजिए अपने सवाल। नंबर आपके स्क्रीन के नीचे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों के सर्वे का आदेश दिया है। इस सर्वे से उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नाम से हड़प ली गई सरकारी जमीनों की सच्चाई पता लग सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हो या एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, दोनों ने सर्वे पर ऐतराज जताया है और सर्वे के फैसले को एंटी मुसलमान ठहरा दिया है। इन दिनों योगी सरकार यूपी के अनरजिस्टर्ड मदरसों का सर्वे भी करा रही है। ओवैसी ने मदरसों के सर्वे को भी छोटा एनआरसी कहा था और वक्फ के सर्वे को भी एनआरसी बता रहे हैं। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का वो कानून जो अभी वजूद में है ही नहीं, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता के नाम पर डराने का खेल एंटी सीएए से लेकर अब वक्फ के सर्वे के मामले तक पहुंच चुका है। सवाल पब्लिक का आज ये है कि वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों की लूट का खुलासा क्यों ना हो, और क्या मदरसों और वक्फ के सर्वे जैसे फैसलों से मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाली राजनीति पर चोट पहुंच रही है? यही है आज पब्लिक का सवाल। योगी सरकार ने 1 महीने के भीतर वक्फ की संपत्तियों के सर्वे का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन यह फैसला क्यों हुआ, मैं इसे आपको बताऊं उससे पहले जान लीजिए योगी सरकार ने 1989 का यूपी में हुआ एक फैसला भी वापस लिया है। 7 अप्रैल 1989 को उस समय की कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार ने एक आदेश निकाला था। इसमें कहा गया था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वक्फ की संपत्तियां अधिकतर बंजर, उजब और भीटा के तौर पर दर्ज हैं। ऐसे तमाम संपत्तियों को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनकी मौजूदा स्थिति, यानी कि वो कब्रिस्तान है या मस्जिद है या ईदगाह है आदि, इसके तौर पर दर्ज किया जाए। लेकिन इस आदेश की आड़ में वक्फ बोर्ड ने कई गैर वक्फ जमीनों को भी अपने नाम में दर्ज करा लिया था। अब उत्तर प्रदेश सरकार सर्वे के जरिए हड़पी गई सरकारी जमीनों की पहचान कराएगी। लेकिन अखिलेश यादव क्या आरोप लगा रहे हैं, ये मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? जो लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या मदरसों में सर्वे से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी? वाह अखिलेश जी, आप योगी आदित्यनाथ से पहले 5 साल यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं और वक्फ की संपत्तियों को लेकर 1989 के जिस फैसले का रिव्यू आपको करना चाहिए था, आज उस पर योगी सरकार के एक्शन में आपको हिंदू मुसलमान दिख रहा है। सरकारी जमीनें भी अगर ले ली गई हैं तो उस पर सर्वे होना चाहिए या नहीं? बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश भर में वक्फ पर सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को हड़पने का आरोप लग रहे हैं। मैं एक आंकड़ा बताना चाहती हूं। भारत सरकार के तहत आने वाले सेंट्रल वक्फ काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक देश में वक्फ के पास
8,55,891 संपत्तियां हैं। 8.5 लाख से ज्यादा। इनमें तकरीबन 4.5 लाख संपत्तियां का कोई ब्यौरा मौजूद ही नहीं है। वक्फ काउंसिल का दावा है कि 56,313 वक्फ संपत्तियों पर कब्जा है। अगर ब्यौरा नहीं है, यानी वक्फ काउंसिल के मुताबिक उसकी 38.42 संपत्तियों पर कब्जा है, बाकी सब जो हैं 61% से ज्यादा संपत्तियां या तो विवादित हैं या उनकी कानूनी वैधता पर सवाल है। अब 60% से ऊपर अवैध जमीनें हड़पी गई हैं या उसमें डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस पे सर्वे कराने से क्या दिक्कत है? और ऐसी स्थिति में जिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, वहां अगर सरकारी सर्वे हो रहा है तो क्या किसी को एतराज होना चाहिए? लेकिन सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को, जो वक्फ के सर्वे में हिंदू मठों से लेकर एनआरसी वाला पूरा एंगल लेकर बीच में कूद पड़े। ये पूरी चीजें जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है, और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। और सर्वे आप करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए। ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की। ये छोटा एनआरसी दोबारा है। ये आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन योगी सरकार के पास वक्फ सर्वे करवाने का पूरा अधिकार है। ओवैसी जैसे नेता वक्फ एक्ट 1995 का समर्थन करेंगे क्योंकि ये वक्फ बोर्ड्स को पावरफुल बनाता है, लेकिन इसी एक्ट के सेक्शन 4 को ये नहीं पढ़ते। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 4 का पॉइंट नंबर 6 कहता है कि हर 10 साल में वक्फ का सर्वे कराया जाना चाहिए। 4 मार्च 2008 को राज्यसभा में सौंपी गई पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट भी हुई थी इस पर, और इस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि हर 10 साल में वक्फ का सर्वे होना चाहिए। ऐसे में अगर योगी सरकार के फैसले को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश विपक्ष ने की है, तो पलटवार करने में योगी सरकार ने भी देर नहीं की। सुनिए योगी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी क्या कह रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों का मुस्लिम वोट कॉमन है। अब इनको दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम वोट अब इनके फतवे के आधार पर वोट देने वाला नहीं है। वक्फ का हम सर्वे कराकर जो वक्फ की बहुत महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, जो लोगों ने अवैध कब्जे में कर रखी हैं, उनको हम उनके कब्जे से छुड़ाकर उन पर अच्छे मदरसे बनवाने का काम करेंगे। आज वक्फ को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये सोचने की बात है। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण एक सच्चाई है जिसे बीते 70 सालों की राजनीति में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है, और ये राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है। सवाल पब्लिक का शो पर मैंने आपको दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में इसका एक सबूत दिखाया था। दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के प्राइमरी स्कूल की जगह 11 दुकानें बनाने के मामले का खुलासा मैंने किया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने आज दिल्ली के एक कोर्ट में स्कूल की जगह दुकानें बनाने के मामलों को सामने रखा गया। एसीबी ने टाइम्स नाउ नवभारत की इस खबर की पुष्टि की कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की कस्टडी बढ़ाने की दलील में ये कहा गया, और इसी दौरान एसीबी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान की अगुवाई वाली दिल्ली वक्फ बोर्ड ने प्राइमरी स्कूल पर कब्जा कर उसे दुकानों में तब्दील कर दिया है और इसके जरिए पैसे बनाए, और इसके ठोस सबूत एसीपी के पास हैं। लेकिन आज इन्हीं बातों पर सवाल पब्लिक उठा रही है, और पब्लिक का सवाल है कि वक्फ के बहाने मुसलमानों को डराने की राजनीति कौन कर रहा है। सवाल नंबर 2, क्या वक्फ बोर्ड पर विवाद खड़ा करने का
अखिलेश और ओवैसी वोट बैंक की राजनीति साध रहे हैं। सवाल नंबर 3, वक्फ पर जमीन कब्जे के जो सैकड़ों आरोप हैं, तो फिर जांच से कोई क्यों घबरा रहा है? यही आज पब्लिक के सवाल हैं और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं हम। शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे। विष्णु जैन जी सब जानते हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। आसिफ सोहेल AIMIM के सपोर्टर हैं, ओवैसी जी की पार्टी की। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कपिल श्रीवास्तव, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव, सिंपल सा सवाल है, अब 1995 का जो एक्ट है वो ही कहता है कि आपको हर 10 साल में सर्वे कराना चाहिए। ऊपर से जो वक्फ बोर्ड की जो काउंसिल है वो ही कहती है कि हमारी सिर्फ 38% जो हैं हमारी जो संपत्ति वो हमें पता है कि विवादित नहीं है, बाकी 62% तो विवादित है। ना पेपर है, ना कागज हैं और विवाद और तमाम अदालतों में मामले फंसे हुए हैं। तो अब मुझे बताइए कि सर्वे क्यों ना हो? कागज दिखाने में दिक्कत क्या है? नाविका जी, मैं कुछ तथ्यों के साथ, विधिक तथ्यों के साथ प्रकाश में हूं और मैं चाहूंगा कि उसका विधिक रूप से ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रवक्ता उसका उत्तर दें। पहली चीज ये कि इंडिया में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो भू बंदोबस्त अधिनियम 1952 के बाद रेखांकित और चौहद्दीबद्ध और पैमाइशबद्ध ना हो। एक बात। दूसरी चीज, जो 33 का आदेश है, अगर आप कहते हैं कि 1994-95 के अंदर जो संशोधन हुआ और उसके बाद जो ये बात आई कि 10 साल वाला, तो फिर उस आदेश को परिवर्तित करने की क्या आवश्यकता है? तो कंट्राडिक्टरी बयान हो रहा है। और मैं तीसरी बात कहता हूं कि भाई वक्फ के अंदर जो वक्फ कंट्रोल होता है उस बोर्ड का गठन कौन करता है? वो तो सरकार ही करती है। और वक्फ के अंदर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, चूंकि वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, TPA एक्ट उस पर लागू नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसको बेचा नहीं जा सकता, उसकी परपेचुअल लीज नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थिति में, और साथ ही साथ आप ये तहसील के अंदर जो खतौनियां होती हैं वो तो मालगुजारी की वजह से होती हैं, और अगर मालगुजारी से बाहर होती हैं तो उसके लिए आपको उस सेक्शन LR एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शंस दिए हुए इस समय, उसमें संशोधन होकर 80 हो गया है, उसमें आपको उद्घोषित करना पड़ता है। लेकिन वो वक्फ संपत्ति पे लागू नहीं होता क्योंकि 33 में जो है परिवर्तन हो गया। वो ये कि अगर ऊसर और बंजर की जो जमीन है उसके अंदर अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसको खतौनी से बाहर किया गया। और आपको भू बंदोबस्त अधिनियम से सारी चीजें मालूम है, तो ये दिखावा किस बात का? और दूसरी बड़ी बात कह रहा हूं, नहीं, कपिल श्रीवास्तव जी, सवाल सिंपल सा है और आपके 60 सेकंड खत्म हो गए हैं और यही सवाल मैं लेकर जाती हूं शलभमणि त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी, सवाल सिर्फ इतना है कि 62% अगर जो जमीनें हैं और रेलवेज और डिफेंस के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, और इस जमीन में से 62% जो है वो डिस्प्यूटेड है या जिसके कागज नहीं है। अब सर्वे अगर हो रहा है तो दिक्कत किस बात की है? कौन सा एक्ट दिखा रहे हैं? मैं भी तो इनको 1995 का एक्ट दिखा रही हूं। ये क्यों इसको NRC, क्यों इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं? जैसे इनकम टैक्स होता है वैसे जमीन की जांच पड़ताल और सर्वे लाजमी सी बात है, इसको हिंदू मुस्लिम क्यों बनाया जा रहा है? नविका जी, अगर ये मसला हिंदू मुसलमान का होता तो अब से कुछ देर पहले मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट में था और आसिम वकार जो कि AMIM के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और हम लोग के बड़े मुखर विरोधी हैं, वैचारिक बहुत ज़्यादा विरोध हम सबका है, लेकिन आसिम वकार का स्टेटमेंट आ रहा, आप चाहें तो उनका स्टेटमेंट देख सकती हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लूट हुई है, बड़े पैमाने पर लूट खसोट हुई है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पे जो बाहुबली हैं, जो धनबली हैं, जो मजबूत मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है और इसकी अगर जाँच हुई तो बहुत से लोग पागल हो जाएंगे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आसिम साहब की जो बात है वो कह रहे हैं जाँच हुई तो पागल हो जाएंगे, यहाँ तो बिना जाँच के पागल हो रहा है। अगर सब कुछ सही है तो कागज दिखाने में डर किस बात का है? और दरअसल पूरी समस्या का की जो जड़ है वो यहीं से शुरू होती है।
वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो गरीब मुसलमानों के लिए है। उनके लिए यतीम खाने बना दीजिए, उनके लिए कॉलेज बना दीजिए, उनके लिए स्कूल बना दीजिए, कुछ और अच्छे काम कर लीजिए। लेकिन दरअसल हुआ क्या, उस पे बनते चले गए जो मजबूत लोग थे, जो बाहुबली थे, उनके रेस्टोरेंट बनने शुरू हो गए, उनके मॉल बनते चले गए, उनकी कोठियां बनती चली गई। और तो और बहुत सी जगहों पे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो ग्राम समाज की जमीन थी, जो गोचर की जमीन थी, जो तमाम तरह की सरकारी भूमि थी, उसको उठाकर लाकर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में अटैच किया गया, क्योंकि उस पर कब्जा करना था। और उसके बाद उस पर कोठी बना ली गई, उस पर मॉल बना लिए गए। तो ये तो भ्रष्टाचार है सीधे तौर पर। और सबसे जो अहम बात है कि इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी पेटिशनर ने, किसी भी शिकायतकर्ता ने, हिंदू शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत नहीं की। ये सारे के सारे मुस्लिम शिकायतकर्ता हैं। मुस्लिम शिकायतकर्ता इसकी शिकायत करते चले आए। लगातार उनकी वर्षों से मांग थी कि इसकी जांच कराई जाए और ये जो तमाम कब्जे वाले जमीनें हैं जो बहुत मजबूत लोगों के हाथ में है, उसको निकाल के गरीब मुसलमानों के हित में उसका प्रयोग किया जाए। और वही काम हो रहा है। बिल्कुल वही काम हो रहा है। कपिश जी, आपने हाथ उठाया, आऊंगी आपके पास। पहले सारे पैनलिस्ट का 60-60 सेकंड का समय है और मैं सीधा सोहेल साहब से पूछना चाहती हूं। सोहेल साहब, क्या पर्दाफाश होने से डर लग रहा है? क्योंकि जो बात शलभमणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि ये धन्ना सेठ बनने का जो शॉर्टकट है और ये मुसलमानों की कम्युनिटी में जो चल रहा है, अब इसका पर्दाफाश होगा तो पता चलेगा कि कौन किस कम्युनिटी को मिसलीड कर रहा है और कौन किसको बहका रहा है। क्या इसी बात से डर लग रहा है कि डर फैला रहे हैं, भाई एनआरसी है, सीएए है, हिंदू मुसलमान है? ये तो जमीनी कागजात हैं और इनकम टैक्स आप देते हैं, जीएसटी देते हैं, वैसे सर्वे होता है। इसको हिंदू मुसलमान क्यों बनाया जा रहा है? देखिए नाविका जी, जो पिछले 10 साल पहले का जो वक्फ सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट आने के बाद कितने वक्फ प्रॉपर्टीज को बताया गया। हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों रुपए की जो हजारों करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी की लूटी गई है। देखिए जब सर्वे हुआ था उसके अंदर जो उसमें कितने प्रॉपर्टीज निकले हैं। अब रही बात, देखिए असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में कई लाखों करोड़ों की ज़मीन बचाई गई है। हमारे खुद के तेलंगाना में जो सीईओ है, शाहनवाज कासिम हो या मसीहुल्लाह जो चेयरमैन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज वक्फ के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मेरा यही है कि जो पिछला सर्वे हुआ था उसमें कितने प्रॉपर्टीज बचे हैं। अगर हमें हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज हमें अगर वापस मिल जाए तो माइनॉरिटीज को बजट की जरूरत ही नहीं है। उसमें इतना पैसा है, इतने मतलब रेंट से, अब मैं बता रहा हूं ना, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों की जमीनें जो सो लूटी गई हैं। तो सर्वे जो पुराना हुआ था उस पर तो पहले खत्म करिए आप। अभी एक सिर्फ ये एक आइडेंटिफाई कर एक पॉलिटिकल वेंडेटा इसके अंदर है, एक मनसूबाबंद तरीके से जो सो कर रहे हैं। तो आप सर्वे कर रहे हैं तो एंडोमेंट प्रॉपर्टीज का भी करें साथ में, एक ही तरफ क्यों कर रहे हैं? एंडोमेंट प्रॉपर्टी सरकार के नीचे आती है। और आपने अच्छी बात कही, बजट की बात कही, बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हर धर्म के हिसाब से बजट बनने लगेगा इस देश में, क्योंकि ये देश अब सेक्युलर है। और याद करिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुरानी एक जो उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि 12,000 करोड़ सालाना आना चाहिए। आता कितना है? 163 करोड़। आप 10 साल पहले के सर्वे की बात कर रहे हैं। 12,000 करोड़ जहां आना चाहिए वहां 163 करोड़ आता है। तो जो जमीन आपके पास है उसमें से तो आप कुछ निकाल नहीं पा रहे, लेकिन और जमीनें आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि हमको तो हथियाना है, किसी को कागज नहीं दिखाना है। विष्णु जैन जी, ये कागज, ये हिंदू मुस्लिम क्यों? देखिए नाविका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं सबको सुन रहा था, इन्होंने कहा कि ये सर्वे जो है ये गलत हो रहा है, गलत है और कोई लीगल प्रोविजंस का वायलेशन है। मैं एक बात आज सारे पैनलिस्ट से कहना चाहता हूँ, प्लीज वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 4(6) पढ़ें, जिसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि वक्फ की संपत्ति का सर्वे हर 10 साल पे होना है और ये राज्य सरकार को करना है। ये एक लेजिस्लेटिव मैंडेट है, ये एक पार्लियामेंट का मैंडेट है। अब आप मुझे बताइए, मैं अभी ओवैसी साहब को भी सुन रहा था, कौन से लीगल प्रोविजन को वायलेट किया है यूपी सरकार ने? रादर जो सेक्शन 4(6) है उसको इम्प्लीमेंट किया है। मैं भाई बोल रहे थे सोहेल जी कि भाई हमारी संपत्ति जो है वो चली गई वक्फ में या नहीं आई, तो आज यही तो लीगल प्रोविजन है। अगर कोई संपत्ति जो वक्फ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है तो उसके लिए सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, उसके अगेंस्ट आप एग्रीव है तो वक्फ ट्राइब्यूनल जाएंगे। अगर आज कोई संपत्ति वक्फ में आ गई और गलत आई है, उससे कोई अग्रीव्ड है तो उस पर वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगा। मैं एक मूलभूत प्रश्न यहाँ पे रेस करना चाहता हूँ नाविका जी,
और ये सारे पैनलिस्ट बताएं क्या जो वक्फ एक्ट की डेफिनेशन है, वक्फ एक्ट 1995 में कि एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपनी खुद की संपत्ति ही वक्फ कर सकता है, किसी पब्लिक लैंड को वक्फ नहीं कर सकता है। तो अगर कोई पब्लिक संपत्ति, पब्लिक लैंड, गवर्नमेंट लैंड अगर वक्फ के परव्यू में आ गई है तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सेक्शन 4(6) का इंप्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए? और अगर सेक्शन 4(6) का इंप्लीमेंटेशन पार्लियामेंट द्वारा जो लेजिस्लेटिव मैंडेट उसको किया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? कोई भी बताए मुझे, क्या आप किसी और की संपत्ति वक्फ कर सकते हैं? बिल्कुल। पब्लिक लैंड। और तहसीन पूनावाला, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अगर कोई संपत्ति आपकी है, आपसे दूर रखी गई तो वो आपको मिलनी चाहिए क्योंकि आपका हक है, लेकिन अगर कोई गैर वक्फ संपत्ति आपके पास है तो उसका ब्यौरा नहीं होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड के तहत ही उन्होंने ही आंकड़ा दिया है कि 38.2% जो हमारी संपत्तियां हैं इनका ब्यौरा हमारे पास है, 62% का हमारे पास ब्यौरा नहीं है या वो विवादित हैं। तो अगर विवादित हैं तो कहां पर हैं? कोर्ट में है या किसी डिस्प्यूट में है, गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, पर्सनल इंडिविजुअल्स के साथ डिस्प्यूट है, इसके सर्वे में हिंदू मुस्लिम कहां से आता है? और मैं पूछना चाहती हूं कि 1989 का एनडी तिवारी जी के समय का जो ये ऑर्डर था जिसके तहत काफी गैर वक्फ जमीनें कर ली गई थी वक्फ के नाम पर, क्या इसका सर्वे नहीं होना चाहिए या पुरानी कांग्रेस की तुष्टीकरण की पॉलिसी चलती रहनी चाहिए? आज से 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी भाई के पिटीशन पे कहते हुए, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस को कोट कर रहा हूं, कहते हैं वी आर पेन्ड एंड शॉक्ड at what is going on with regards to Waqf and the section and how sections of the media is misrepresenting it. आज से 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। आज से 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसी चैनल पे अश्विनी भाई ने मुझे कहा था, आपके चैनल पे, कि वक्फ के प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ मुसलमान है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी ट्राइब्यूनल पे इस तरह की तोहमत लगाने की का आपको अधिकार नहीं है। हाउ कैन यू टॉक दिस अबाउट एनी ट्राइब्यूनल? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन दिन रात कभी आप बात करोगे वक्फ की, तभी बात करोगे ताज की, क्योंकि बात नहीं करना है आज की, बात करना है हिंदू मुसलमान की, क्योंकि बात नहीं करना है इंसान की। अगर आपको सर्वे करना है तो वक्फ एक्ट के तहत स्टेट बोर्ड के अंदर 2 मेंबर्स तो स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनीज है। जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एनक्रोच्ड है उन प्रॉपर्टीज पे सरकार ने क्या कार्रवाई की वो बता दे, उन पे रेंटल क्यों नहीं बढ़ाया वो बता दे। ये सब छोड़ के नया इसलिए आपको मामला शुरू करना है क्योंकि डाइवर्ट करना है। अरे थोड़ा सर्वे, लास्ट लाइन कहता हूं, थोड़ा सर्वे जरा चाइना के बॉर्डर पे करा दो। चाइना ने हमारी जमीन ले ली है, वहां पे तो आप लोगों में हिम्मत नहीं है चाइना का नाम लेने की, सिर्फ यहां हिंदू मुसलमान का विवाद करना है। क्या आपने जब 1989 का जो निकाला था ये ऑफिस ऑर्डर, ये हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा था, आज हो रहा है? ये मुद्दा तब क्यों उठा था? क्यों निकाला था ऐसा ऑर्डर? छोड़ देते भाई, आपको भी कंसंट्रेट करना चाहिए था कि भाई बच्चों की स्कूल में पढ़ाई हो। और वक्फ लैंड पर जो प्राइमरी स्कूल चल रहा था, हमने आपको दिखाया है इसी चैनल पर, प्राइमरी स्कूल चल रहा था, वो गिराकर उसके ऊपर दुकानें बनाई गई, उस पर भी कोई सवाल ना पूछे। अश्विनी उपाध्याय जी, ये क्यों सच से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, और सिर्फ सर्वे के नाम पर इनको डर क्यों लग रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे। 60 सेकंड का वक्त है। देखिए नविका जी, वक्फ बोर्ड ने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूं। गांव में ग्राम समाज की बहुत सारी जमीनें होती हैं, वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा किया हुआ है। बहुत सारी जो गौचर जमीन होती है जहां गाय और भैंस का चारागाह होता है, वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा किया हुआ है। ऊसर होता है, बंजर होता है, उस पर कब्जा किया हुआ है। सिंचाई विभाग की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, पार्कों पर कब्जा किया हुआ है। समस्या इस बात की है कि अगर मैं मेरठ मुजफ्फरनगर में रहता हूं, मेरे बगल में अगर पार्क पे कब्जा हो जाए तो मैं बगल में नगर निगम में शिकायत तो कर सकता हूं, लेकिन पार्क पे कब्जे की शिकायत अगर मुझे लखनऊ जाके करना पड़ेगा तो मैं नहीं करूंगा। आप दिल्ली में रहती हैं, आपके बगल वाले या नोएडा में आपके बगल वाले पार्क में कब्जा हो जाए तो आप नोएडा अथॉरिटी को तो फोन मिला सकती हैं, लेकिन आपको कहा जाए कि नहीं आप नोएडा में कंप्लेन ही नहीं कर सकते, आपको तो लखनऊ जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में शिकायत करने। तो आप जाओगी क्या? समस्या इस बात की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं हमारी जमीन है और मुस्लिम्स की, ज्यादातर जमीनें अवैध कब्जे की जमीनें हैं, पब्लिक लैंड है, सिंचाई विभाग की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की लैंड है, पार्क है, गौचर जमीन है, बंजर जमीन है, चारागाह है। इसलिए कह रहा हूं इसकी
और ऐसा कानून केवल एक कम्युनिटी के लिए क्यों, मैं बार बार कह रहा हूं, एक सेकंड, ऐसा कानून जैन के लिए क्यों नहीं, बौद्ध के लिए क्यों नहीं, क्रिश्चियन के लिए क्यों नहीं, ईसाई के लिए क्यों नहीं, बहाई के लिए क्यों नहीं, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं, एक ही आदमी के लिए क्यों? बहुत सारे हाथ ऊपर उठ रहे हैं। देवबंद से सहारनपुर से 700 किलोमीटर दूर। मांगूंगा अश्विनी भाई, आप जानते हैं मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े देश के नंबर 1 चैनल पर आप इस तरह की बातें करोगे। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने आपको डांट लगाई है साहब, और मैम आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए पीछे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत सारे सर आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट को मैं कोट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट फॉर ब्रिंगिंग अप दिस सुप्रीम कोर्ट से खत्म करवाऊंगा। फैक्ट चेक कर रहे हैं, फैक्ट चेक हो रहा है, फैक्ट चेक होगा, अश्विनी उपाध्याय जी का भी होगा, आपका भी होगा, दोनों का फैक्ट चेक हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आप अपमान कर रहे हो सर, पर ये क्या, की बात है, एक मिनट, क्या ये गलत है? क्या ये, एक मिनट, मैं सवाल तो पूछ लूं। सवाल ये है कि क्या ये गलत है कि कोई भी वक्फ बोर्ड के साथ जो डिस्प्यूट है वो पहले वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में जाएगा और उसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट में होगी? क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? इसका उत्तर आपको देता हूं। हाँ। अश्विनी भाई ने आपके शो पे कहा, मैं अश्विनी भाई की बात नहीं कर रही, मैं फैक्ट की बात कर रही हूं। क्या अगर डिस्प्यूटेड लैंड होगा, किसी का पार्क लिया गया होगा, तो क्या वो पहले ट्राइब्यूनल ऑफ वक्फ में जाएगा या नहीं? और क्या उसकी अपील जाएगा सीधा वहां से बिल्कुल जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज द ट्राइब्यूनल इज अ जुडिशियल बॉडी एज डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अनलेस आप सुप्रीम कोर्ट के कंटेंट में हो या अश्विनी भाई और सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको विष्णु जैन जी ट्राइब्यूनल के होते हुए ट्राइब्यूनल जुडिशियल बॉडी नहीं है। एक मिनट विष्णु भाई, क्या ट्राइब्यूनल जुडिशियल बॉडी नहीं है? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि पूरा का पूरा गांव त्रिची के पास तमिलनाडु में पूरा का पूरा गांव 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड के वक्फ लैंड में आ जाता है, तो ट्राइब्यूनल क्या कर रही थी? तो ट्राइब्यूनल क्या कर रही थी? वो डिस्प्यूट स्टेट गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में है, और किसी को ये रोक नहीं लगाई कि अपनी जमीन नहीं बेचे। विष्णु जैन जी न्यूज़ चला रहे, कलेक्टर ने उसे क्लैरिफाई किया है। विष्णु जैन जी वो स्टेट बोर्ड के नीचे है, ये फलाना के नीचे है, वहां सुप्रीम कोर्ट आपको डांट रहा है, वहां हाई कोर्ट डांट रहा है, वहां ट्राइब्यूनल डांट रहा है, पर आप सर्वे नहीं करा सकते। फैक्ट जब हम बाकी सब फैक्ट दिखाएंगे, लेकिन जमीन का फैक्ट नहीं दिखाएंगे। देखिए नाविका जी, मैं तहसीन भाई को कहना चाहता हूं कि वैसे बहुत अच्छा बोलते हैं, आज थोड़ा काम डाउन हो जाए, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया, वहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी में बहुत भारी मात्रा में लैंड ग्रैबिंग हुई है और उसके लिए उसकी भी जांच होनी चाहिए। आज जो स्टेट गवर्नमेंट का आप देख लीजिए, जो आपने रिपोर्टिंग अभी आपने पढ़ी है ना, उसमें ही देख लीजिए ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ साहब का यही कमेंट था कि वक्फ की प्रॉपर्टी भारी मात्रा में ग्रैब हुई है। तो अभी जो राज्य सरकार सर्वे करा रही है, एक मिनट, अभी जो राज्य सरकार सर्वे करा रही है उन्हें बोल लेने दीजिए। बिल्कुल उनसे एग्री कर रहा हूं विष्णु भाई, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, आप जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूं। वक्फ की प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट हुआ है, न्यूज क्या चलाई जा रही, वक्फ एनक्रोचमेंट कर रहा है, यह फर्क है विष्णु भाई। आप और मैं एक पेज पर तो लीजिए, आप और मैं एक पेज पर तो लीजिए। क्या आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं बाहर, सॉरी विष्णु भाई, लेकिन मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। ठीक है, उनको बोलने तो दीजिए। देखिए इसमें दो पहलू हैं, एक है वक्फ की प्रॉपर्टी का एनक्रोचमेंट और दूसरा वक्फ का एनक्रोचमेंट। इस सर्वे में दोनों पहलू देखे जाएंगे, जो ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ साहब का कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो भी देखा जाएगा, साथ ही साथ ये वाला पहलू भी देखा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो अश्विनी भाई की पिटीशन पे आपने बोला, कमेंट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात, जब भी कोई लीगल डिस्कशन होता है उसको कभी हम, ये एक हमारी प्रैक्टिस है, हम कभी उसको बाहर कोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। एक कमेंट ये आया था गीता भी कंपलसरी कर देनी चाहिए, तो क्या हम उसे कंपलसरी कर देंगे? क्योंकि एक लीगल डिस्कशन है, कोर्ट में बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होता है। आजकल एक नया पैटर्न बन गया कि कोर्ट में जो भी डिस्कशन होता है उसकी लाइव रिपोर्टिंग हो जाती है और उसको ऐसे पढ़ा जाता है कि जैसे वो कोर्ट का ऑर्डर है। आप भी लॉयर हैं, पिटिशनर क्यों ट्राइब्यूनल के बारे में कह रहे? और ऑब्जर्वेशन, उनको भी नहीं बोलना। ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार खुद कहा है कि ऑब्जर्वेशंस पर इतना एक्साइट मत होइए, ऑर्डर में देखिए क्या लिखा गया है। एक मिनट को कह दो ट्राइब्यूनल की कोई वैल्यू नहीं है, तहसीन पूनावाला, ट्राइब्यूनल क्यों जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला, आपको लगता है कि इन 6 लोग जो पैनलिस्ट में हैं उनको बोलने का हक नहीं मिलना चाहिए? ज्यादा हक मिलना चाहिए। तो फिर आप रुक जाइए और मैं कपिल श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी,
अगर वक्फ एक्ट खुद कहता है कि हर 10 साल में सर्वे होना चाहिए, और वक्फ का काउंसिल खुद कहता है कि हमारे पास 62% जो लैंड है उसमें कोई ना कोई अवैध घोषित है, या कोई विवादित है, या कोई किसी लिटिगेशन में है, तो इसमें सर्वे करवाने से प्रॉब्लम क्या है? ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है या सर्वे का मामला है? दूध का दूध, पानी का पानी करने का मामला है। हो सकता है कि कुछ वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भी एनक्रोचमेंट हो, तो ये भी निकल कर सामने आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें हिंदू मुसलमान कहां से हो रहा है। नाविका जी, उसको हम समझा दें। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। मैंने एक प्रश्न इरेज किया था, कोई जवाब नहीं दिया। जो आपने 1994-95 के अधिनियम में संशोधन की बात कही कि ये 10 साल के अंदर होना चाहिए, तो मैंने वही पूछा कि फिर किस आदेश को अपास्त किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार? एक बात। दूसरी चीज, जो 8 लाख से ज्यादा आपकी वक्फ की संपत्तियां हैं देश में पूरे, तो उसमें उत्तर प्रदेश पे ही क्यों? और मैं तीसरी चीज कहता हूं कि जब इक्वलिटी का अधिकार सबके पास है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि न्यस्त संपत्ति हो, ट्रस्ट की संपत्ति हो, या आपका मंदिर और मठ की संपत्ति हो, तो इस पर कोई कब्जा नहीं होगा सरकारी, या कोई अन्य नहीं कब्जा किया होगा? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो पैरिटी की बात कर रहा हूं, मैं जस्टिस की बात कर रहा हूं। क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ठुकरा दिया जाएगा? क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मठ और ट्रस्ट भी आते हैं पूरे के पूरे सर्वे और पूरे के पूरे रेगुलेशंस के तहत, लेकिन ये सवाल अगर कपिल श्रीवास्तव जी ने उठाया है तो आपको जरूर जवाब देना चाहिए। कपिल जी ने जो सवाल उठाया कि इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, आखिरी लाइन उनकी यही थी ना, तो हम तो उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो काम आप नहीं कर पाए। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इस पूरी लड़ाई को, पूरी बात को कुछ लोग हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि विक्टिम कार्ड प्ले करने से उनकी राजनीति बनती है, उनके बहुत सारे अपने जो हित हैं वो सदते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका कहना है मठ और ट्रस्ट को भी सर्वे करवाएंगे। उनका कहना है मठ और ट्रस्ट पर भी सर्वे होगा या सिर्फ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर? भाई, पैरिटी ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? प्राकृतिक न्याय के मुझे तो लगता है कि कपिल जी जो है हिंदू समाज से आते हैं, काशी विश्वनाथ क्या पता कभी गए हैं कि नहीं गए, इनके नेता तो नहीं जाते। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल किसके अंडर में है, मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको भी पता है किसके अंडर में? सरकार के अंडर में। अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है। और अगर आप इस तुलना में आएंगे तो बहुत सारे सवालों के आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस देश में बहुत कुछ ऐसा होता रहा अपीसमेंट के नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जाते जाते 2014 के चुनाव से ठीक पहले हजारों करोड़ की जमीन जाके वक्फ बोर्ड को कैसे 1 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दी, उसका भी जवाब आप दे नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि आप एक गरीब मुसलमान का, एक गरीब एक मुस्लिम का अधिकार क्यों मारना चाहते हैं? और क्या आपको नहीं पता कि लखनऊ में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका है? शिकायतकर्ता कौन होता है? शिकायतकर्ता कोई कपिल श्रीवास्तव नहीं होते, शिकायतकर्ता कोई शरद मणि त्रिपाठी नहीं होते, अश्विनी उपाध्याय भी नहीं होते, कोई विष्णु जैन भी नहीं होते। शिकायतकर्ता कपिल श्रीवास्तव जी, कभी आपने ये सवाल उठाया है, कभी आपने ये सवाल उठाया है कि जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसके आसपास और उसकी पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम क्यों है और कैसे है? ये कभी सवाल उठाया आपने? प्रश्न इस बात का नहीं है। अच्छा। प्रश्न इस बात का है कि वक्फ बोर्ड के अगर मंशा इनकी ये है कि काशी के मंदिर को जो वक्फ बोर्ड की जमीन है आप उसको लेना चाहते हैं, तो देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? चलिए अश्विनी जी जवाब देना चाहते हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं पब्लिक के। मैं पब्लिक के सवाल उठाऊंगी, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी आपको जवाब दे रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? प्राकृतिक न्याय आपको चाहिए वक्फ बोर्ड की गिनती में, लेकिन ज्ञानवापी में आपको कोई प्राकृतिक ज्ञान आपको नहीं चाहिए न्याय, या आपको प्राकृतिक न्याय काशी विश्वनाथ में नहीं चाहिए। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी जवाब दीजिए। नविका जी हाँ, इधर सुनिए, अब आपको सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए भैया, सुनिए, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सर्वे क्यों हो रहा है, मठ मंदिर की प्रॉपर्टी का सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मठ मंदिर के बोर्ड के पास अधिकार ही नहीं है किसी की जमीन पे हाथ रख दे और वो जमीन उसकी हो जाए।
मठ मंदिर के बोर्ड के पास अधिकार नहीं है किसी को नोटिस भेजने का। मठ मंदिर के जमीन का विवाद वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है। मठ मंदिर के लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं बना है। तो इसलिए आप तो ये मांग करिए, वक्फ बोर्ड खत्म करिए, सबके लिए कानून बनाइए। हमारी तो लड़ाई है ये नविका जी। मैं कह रहा हूँ ये वक्फ बोर्ड खत्म करिए, वक्फ एक्ट खत्म करिए, एक यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाइए, समान धर्मस्थल संहिता, कॉमन इंडाउमेंट कोड बनाइए, सबके लिए रेगुलेट होगा। ये अलग से पावर दिया हुआ है। विष्णु जैन जी, सवाल यही है नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर अगर बात हो रही है तो क्या इस वक्त जो मामला उठाया जा रहा है कि एंडाउमेंट एक्ट के तहत टेंपल्स, ट्रस्ट, मठ सब पर होना चाहिए सर्वे। अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं उनके पास कोई खास पावर्स नहीं है, आपका क्या कहना? मैं नाविका जी सारे पैनलिस्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उसके बाद मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं। प्लीज मुझे वक्फ एक्ट का सेक्शन 8 जो ये कहता है कि यहाँ पे सर्वे कराया जाएगा और सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, और सेक्शन 4, 5 और 6 जो वक्फ एक्ट 1995 में, कपीश भाई मुझे बता दें ऐसा कोई प्रोविजन हिंदू इंडोमेंट के लिए है क्या? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप मुझे प्रोविजन दिखा दीजिए, एक्ट दिखा दीजिए जहां पे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के लिए ये लेजिस्लेटिव मैंडेट है या पार्लियामेंट्री मैंडेट है कि हर 10 साल पे सर्वे होना है हिंदू संपत्ति का। हम तो बहुत खुश होंगे कि अगर ऐसा कोई प्रोविजन हो और हमारी संपत्ति की जांच की जाए और अगर हमारी संपत्ति ग्रैब की गई है तो उसको सरकार देखे और परव्यू में लाए, पर ऐसा कोई कानून है नहीं कपीश भाई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे तो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं नेचुरल जस्टिस का कहां उल्लंघन हुआ? अगर आज वक्फ की संपत्ति ग्रैब की गई है, गलत ग्रैब की गई है, तो वो भी सरकार देखेगी। अगर वक्फ की संपत्ति वक्फ ने ग्रैब की है तो वो भी सरकार देखेगी। तो अभी और ये जो सर्वे होगा, यही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत नहीं है, यही एटम एंड बॉटम का सिद्धांत नहीं है। क्यों आप इसकी थ्योरी से भागना चाहते हैं सर, जिसके आधार पे देश का कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने आपसे सवाल पूछा नाविका जी, मैंने सवाल पूछा कपिल श्रीवास्तव जी। विष्णु जैन के सवाल का जवाब है आपके पास? मुझे सेक्शन बिल्कुल है। हाँ, क्या लेजिस्लेशन बताइए, लेजिस्लेशन बताइए। लेजिस्लेशन से भी बड़ी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना आप कर रहे हैं। तो आपको 1995 की लेजिस्लेशन की क्या जरूरत थी? आपको 1995 के लेजिस्लेशन की क्या जरूरत थी? फिर तहसीन पूना वाला, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए, जहां सब कुछ सेक्युलर है। जो रूल हमारा, वो रूल आपका, वो रूल सिक्स का, वो बौद्ध का, वो ही जैन का, इसमें क्या दिक्कत है? आपको स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए? क्योंकि परसों सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्यों चाहिए, लेकिन मत दो। आप मोदी जी को बोल दीजिए कि एक्ट को कैंसिल कर दीजिए। मेरा एक सवाल है, आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार 1995 में जब ये एक्ट लेकर आए तो क्या तुष्टीकरण, क्या वोट बैंक की राजनीति थी आपकी? समझाइए तो सही। कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं थी। होती तो सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करता। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, फटकार लगाया। परसों मीडिया को कहा गलत खबरें मत चलाओ, और अगर अब भी तो आपको लगता है तुष्टीकरण है तो मोदी जी है, मोदी जी से स्ट्राइक डाउन करे, एक्ट को विड्रॉ कर दे। मेरा एक सवाल है शलभ भाई से। शलभ भाई प्लीज सिंपल जवाब दीजिए। ये बार-बार एक ही सवाल को बोल रहे हैं। अरे मैं बार-बार बोलूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। क्यों नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। विष्णु जैन जी भी कह रहे, विष्णु जैन अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा एक मिनट, विष्णु जैन आपकी बात पर कह रहे, विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये टिप्पणी आई है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज नहीं थी। अश्विनी भाई ने ट्रांसफर मांगा था और ये कहा था कि जो महाराष्ट्र का मैटर है और जो उनका दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर फाइल्ड है उसको भी यहाँ मंगा लिया जाए, वो ट्रांसफर हो जाए। तो ये उसमें उन्होंने कोर्ट ने डिस्कशन किया, लीगल डिस्कशन। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे करने लगाया था सर। मैं कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं आई है। हाई कोर्ट में या एक संवैधानिक मिसलीड मत करिए। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है शलभ मणि त्रिपाठी? शलभ भाई, कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में श्री राम जन्म भूमि मंदिर के लिए जमीन का उन्होंने बेचा। वही लोगों ने, आपके भाजपा के लोगों ने 18 करोड़ को ट्रस्ट में बेचा। राम जी के नाम पे भाजपा ने चंदा में हेराफेरी की। उसमें आपने कौन सी इंक्वायरी की? उसमें आपने कौन सी जांच की? उसमें अपने ईडी बिठाए, उसमें अपने सर्वे किया? अरे राम जी के नाम पे अपने लोगों को ठगाए। 2 करोड़ की जमीन आपने 18 करोड़ में खरीदी, उस पर आपने कौन सी जांच की? यहां पर आप आ गए। चलिए जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगा।
चलिए, अगर हमने जांच नहीं की, अगर आपको लगता है कि नहीं हमने जांच नहीं की और वास्तव में कुछ गड़बड़ हुआ, आप जो कह रहे हैं अगर वो 100% अगर सही है तो आप जांच करा लीजिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े वकील, आप चले जाइए, आप जांच करा लीजिए। लेकिन इस जांच से क्यों भाग रहे हैं? अगर वक्फ प्रॉपर्टी की जांच हो रही है, आप जो बात कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के लोगों के पास ही रहनी चाहिए, हम भी तो ही कह रहे हैं कि जिनके हक की जमीन है उनको मिलनी चाहिए, जिनके हक में वो जमीन इकट्ठा की जाती है उनको मिलनी चाहिए। गरीब मुसलमानों का हक मार के ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के भीतर ये बड़ी बड़ी कोठियां वक्फ प्रॉपर्टी पे क्यों बनाएंगे? समाजवादी पार्टी के नेताओं के मॉल क्यों होंगे? समाजवादी पार्टी के नेताओं के रेस्टोरेंट क्यों होंगे? कांग्रेस के नेताओं की कोठियां क्यों होंगी वक्फ प्रॉपर्टी पे? उस पे यतीम खाना खोलिए, उस पे विद्यालय खोलिए, उस पे अस्पताल खोलिए। लेकिन कांग्रेस और सपा के नेताओं को आप पहले तो वक्फ प्रॉपर्टी गलत तरीके से देंगे, बिल्कुल। और हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी दिखाई। वहां भी स्कूल गिराकर वहां दुकानें बना दी गई हैं। लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है, जबलपुर से अजीत पुरोहित का सवाल है, क्या वक्फ की संपत्ति के सर्वे का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन संपत्तियों पर कब्जा कर बंदर बांट करने की तैयारी है? सवाल नंबर 2, अहमदाबाद से नरेंद्र पांड्या का सवाल है, सर्वे किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं होता बल्कि सच्चाई जानने के लिए होता है। अगर कोई घपला घोटाला नहीं है तो इतना डर क्यों मेरे भाई? सोहेल साहब बताइए, इतना डर क्यों? देखिए, डर नहीं है। पहले तो वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देना चाहिए। अब तक इतने सालों से देने की बात हो रही है। जब जांच हो रही है तो जैसा ने अभी क्लियरिटी आई थी 2 करोड़ में राम जन्मभूमि की जमीन को बेचकर 18 करोड़ में फिर ट्रस्ट को बेचा गया, उसकी भी इंक्वायरी करे। साथ में मैंने बताया ना, वक्फ के लिए प्रॉपर्टी क्यों दी गई? लोगों के तालीम के लिए, लोगों के, मुसलमानों के हॉस्पिटल। बट वक्फ प्रॉपर्टी कई लोग, हर रिलीजन का लोग इस्तेमाल करते हैं, ना बल्कि मुसलमान। अभी जो है कई लोग कब्जे में है, नॉन मुस्लिम भी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में प्राइमरी स्कूल क्यों गिराया गया? प्राइमरी स्कूल गिराकर दुकानें क्यों बनाई गई? 35-40 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों ली गई? क्या हुआ आप मुझे बताइए। नहीं, तो आप दिल्ली वक्फ बोर्ड पे जवाब दे दीजिए। 10 साल पहले का जो सर्वे हुआ था उसमें कितने प्रॉपर्टीज को बाहर निकाला गया कब्जों से? मुझे ये बताइए। आपके पास रिकॉर्ड है क्या इसका? जवाब दीजिए। 10 साल पहले तो आपकी सरकार थी। 10 साल पहले जब हुआ था उसका कोई बताइए, जवाब दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी यूपी का जवाब देंगे, आप कांग्रेस का जवाब दीजिए। मंसूबा, चलिए जवाब उसी का उत्तर दे रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कांग्रेस भी कर रही थी, समाजवादी पार्टी भी और बीजेपी। आप टारगेट रोज हो जाते हैं, कमाल है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जो प्रॉपर्टीज पहले सर्वे में आए कि ऑलरेडी उन पे एंक्रोचमेंट हो गया है, वक्फ की प्रॉपर्टीज पे एंक्रोचमेंट हो गया है, उसको आप छुड़ा नहीं पाए, अब आप दूसरा सर्वे करें जो है फंसा हुआ उसको आप छुड़ाइए। और आप गलत क्यों खबर चलाते? वक्फ की प्रॉपर्टीज पे एंक्रोचमेंट हुआ है, खबर क्या चलाते कि वक्फ एंक्रोचमेंट कर रहा है? ये कहां से एंक्रोचमेंट कर रहा है? दूसरी बात, शलभ भाई ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लीडर्स ने वहां पे रेस्टोरेंट बनाया, ठीक है, मान लिया रेस्टोरेंट बनाए, तो लाइसेंस कौन दिया? आपकी सरकार ने दी। आप लाइसेंस कैंसिल कीजिए। कितने लाइसेंस आपने कैंसिल कीजिए? आज बताइए चैनल के ऊपर आपने कितने कैंसिल किए? कितने कैंसिल किए? त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। कैसे पता चल गया? शलभ भाई को बिना जांच के कैसे पता चला? और किया और पता है तो कैंसिल क्यों नहीं किया? बताइए आप। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे समाजवाद, हाँ बोलने दीजिए, अरे बताने दीजिए, आपके शोर बचाने से सच नहीं दबेगा। अगर वक्फ प्रॉपर्टी पे समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्जा हुआ तो निश्चित तौर पर लाइसेंस किसने दिया होगा, ये पूछने की बात है। अभी लखनऊ के भीतर एक होटल में आग लगी थी और जिसपे जब कार्रवाई हो रही है तो किसके नाम निकल के सामने आ रहा है वो पूरा देश देख रहा है। आपको भी पता है आप सरकार में हो, कब्जा करता है, आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? अरे मुझे बोलने दीजिए। आप सच दबा नहीं पाएंगे तहसील भाई, आप बौखला रहे हैं। चुनाव मार्च में हुआ था। 5 साल हो गया। आप मुझे बताइए, 5.25 साल आपकी गिनती में कहीं दिक्कत है। 5.25 साल से तभी आपको आपकी कन्वीनियंस की गिनती है। आपको लगता है 7 साल से बीजेपी की सरकार कुछ नहीं हुआ, लाइसेंस क्यों कैंसिल नहीं किया? अरे भाई, अब आप कह रहे हैं, एक्सपोज कर दीजिए। अभी आज कर दीजिए एक्सपोज। बताइए किस सपा के नेता का रेस्टोरेंट है और आपने लाइसेंस क्यों 5.25 साल में कैंसिल नहीं किया? बताइए।
चलो एक मैं साल उनको आपको ग्रेस मेरी पीरियड, सवा गिनती चार साल सही में है, क्यों नहीं मेरी किया? गिनती सही है। मैं पहली बार जो डिबेट की थी उसके तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ। हम तो ये मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो मुद्दा उठा रहे हैं कि किस तरह से 1995 का ये एक्ट था, कैसे हो रहा था, कैसे ये दिल्ली में प्राइमरी स्कूल गिराकर दुकानें बनाई गई, ये सब हमने मुद्दे उठाए हुए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर पहले 5 साल में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लेकर निकल जाते तो आप क्या कहते? ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये बदले की भावना है। अब वो 5.25 साल बाद अगर सर्वे करवा रहे हैं तो भी दिक्कत है। रेस्टोरेंट का लाइसेंस हर साल रिन्यू होता है, ये करती है भाजपा की सरकार। 5 साल में 5 बार रिन्यू हुआ। शलभ भाई आपके शो पे कहते हैं इनको पूरी पूरा इनको पता है कि सपा के नेताओं ने कैंसिल नहीं किया। हर साल आप रेस्टोरेंट के लाइसेंस क्यों देते हैं? इनको बहुत दिक्कत है। और एक्सपोज कीजिए ना उनको, एक्सपोज कीजिए कौन है ये। ठीक है, 30 सेकंड। नविका जी मुझे जवाब देने दीजिए। जी देखिए मुझे पूरा समय देने दीजिए, अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। अभी अगर आपको याद हो तो गाजीपुर में एक होटल गजल गिराया गया, जरा पता कर लीजिएगा होटल गजल किसका था, क्यों गिराया गया। जो तहसीन भाई कह रहे हैं ना, जो आप 5 साल तक आपकी प्रियंका वाड्रा कहती रही कि जिनके घरों पे बुलडोजर चले हैं उनको हम फंड करेंगे, उनके सरकार उनके वकील हम खड़े करेंगे, क्योंकि हम तो एक तरफ बुलडोजर चला रहे थे ऐसे लोगों के खिलाफ जो वक्फ की प्रॉपर्टी और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर रहे थे। गजल होटल किसका है मैं नाम नहीं लेना चाहता, गाजीपुर में पता कर लीजिएगा। और सरकारी जमीन और वक्फ प्रॉपर्टी दोनों मिलाकर बनाया गया था। तो हम एक तरफ आप कितना दोहरा रवैया लेके चलते हैं। हम जब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिन्होंने गरीब मुसलमानों की संपत्ति लूटी है, वक्फ की प्रॉपर्टी लूटी है, तो आप जो है कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलते हैं। प्रियंका वाड्रा उनके घर पर जाती हैं। रामपुर में आजम खान ने क्या किया है? एनमी प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी और ग्राम समाज की प्रॉपर्टी बिल्कुल कब्जा किया। कपिल श्रीवास्तव जी, पब्लिक भी यही पूछ रही है। राजस्थान से श्याम सुंदर का सवाल है, अगर पिछली सरकार ने कोई गलती की और अब उसे सुधारने की कोशिश हो रही है योगी आदित्यनाथ द्वारा, तो इसमें ओवैसी जी और अखिलेश जी को हिंदू मुसलमान क्यों याद आ रहे हैं? और दिल्ली से अनिल धवन का भी सवाल है, जांच कहीं से भी शुरू हो, परेशानी क्या है? अगर किसी अवैध मठ मंदिर ने कब्जा किया होगा तो उसकी भी जांच होगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन वक्फ बोर्ड की जांच और सर्वे से आप परेशान क्यों हैं? मुझे अवसर दीजिए जी। मैं बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूं कि शलभ मणि भाई, आपको जब इतना पता है कि वक्फ की संपत्ति पे कहां कौन कब्जा किया, कौन विधायक कब्जा किया है, कौन रेस्टोरेंट चला रहा है, तो फिर सर्वे का नाटक क्यों कर रहे हैं? आपने खाली क्यों नहीं कराई? बहुत खूब। 5 साल से आपकी सरकार गुनाह क्यों कर रही है? ये गुनाह किया है आपकी सरकार ने 5 साल से, जब आपको जानकारी है। शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दीजिए, सीधा सवाल सीधा जवाब, सीधा सवाल सीधा जवाब। अरे मुझे आप बता दीजिए कि न्याय, अरे कार्रवाई कर रहे हैं हमारी कार्रवाई तो ऐसी बोल रही है। यहाँ के जो गुंडे माफिया और समाजवादी पार्टी के नेता हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाते हैं और वहां जाकर रोते हैं कि साहब सरकार से बचाइए। मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट गया कि नहीं गया? अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट गया कि नहीं गया? और समाजवादी पार्टी ने जाकर रोया कि नहीं रोया कि हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? तो आप एक तरफ वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा करिए, उस पर रेस्टोरेंट बनाइए, उस पर होटल बनाइए, उस पर मॉल बनाइए, और जब सरकार काम करे योगी जी की तो आप जाके विक्टिम कार्ड प्ले करिए। ये दोहरा रवैया है, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, इसको जनता जानती है कि दोहरा रवैया है। और एक गरीब मुसलमान, आप एक गरीब मुसलमान बता दीजिए जिसने वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हो। लेकिन मैं आपको 1000 ऐसे मुसलमान बता दूंगा जो उन गरीब मुसलमानों का अधिकार मार के अपना मॉल बनाए पड़े हैं, अपनी कोठी बनाए पड़े हैं। उसमें कांग्रेस के नेता है, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता है। और हम जब कार्रवाई करते हैं तो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। प्रियंका वाड्रा उनके घरों पर जाती है, कहती हम वकील का पैसा देंगे, तो यहाँ कार्रवाई तो होगी और कागज तो दिखाने पड़ेंगे। अगर सरकारी संपत्ति है और ये कहने का अधिकार नहीं है कि हमारी संपत्ति हमारा। एक सवाल तो है, एक सवाल तो है, वक्फ बोर्ड के सारे नुमाइंदे या तो पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होते हैं, या धन्ना सेठ होते हैं, या उनके सियासी इंटरेस्ट होते हैं। कभी भी कोई गरीब नहीं पहुंचा इस किसी वक्फ बोर्ड पे। मुझे बताइए तहसीन, क्या ये सच नहीं है? तो ये जो 2 नॉमिनीज अभी स्टेट गवर्नमेंट ने किए, योगी सरकार ने गरीब को कर देते। किसने कहा मोदी जी को, पॉलिटिशियंस को करो? आप अमीरों का कारोबार करेंगे और सही काम तो योगी जी पर छोड़ देंगे। कौन नहीं कर रहा? मोदी जी ने। सही काम योगी जी करेंगे, गलत काम आप करेंगे, ये आज आपने दर्शकों के सामने बता दिया। आइए दर्शकों के और सवाल है। करण सलूजा दिल्ली से, विनय कुमार देहरादून से पूछ रहे हैं ये सवाल।
संविधान में मिले विशेष अधिकारों में ये तो नहीं कहा गया कि मुसलमानों से जुड़े मामले शासन की स्क्रूटनी से ऊपर हैं। फिर वक्फ सर्वे हो या मदरसों का सर्वे, हाय तौबा क्यों मचा रखी है। वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों की बंदरबाट का सच सामने आने से किसको डर है? बताइए सोहेल भाई, किसी लॉ में नहीं लिखा कि मुसलमानों से कनेक्टेड कोई संपत्तियां हैं तो वो कानून के और राज्य सरकारों के ऊपर हैं, तो अब सर्वे पर इतनी हाय तौबा क्यों? ये पब्लिक पूछ रही है। नाविका जी, मैं तो यही अपील करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में सीबीआई इंक्वायरी करी जाए, ना बल्कि सर्वे। उसमें सब पता चलेगा कितने विधायक इसमें इन्वॉल्व है, कौन से पार्टियों से इन्वॉल्व है, पहले वो करवाइए आप। सर्वे जो पिछले करा हुआ है उसके आधार के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी पूरे मुल्क भर में होना चाहिए और उसका पैसा लोगों की तालीम, इलाज के लिए और मुस्लिम अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल देखा जाता है कि सारा लूट कर जो 12,000 करोड़ एक साल में आ सकते हैं। आप तब तक 163 से 12,000 ले जाइए, तब तक हम लोग सारे देश में मुहिम चला देते हैं कि सारे देश में ये सर्वे होने चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी, ये हर बात पे इधर उधर का इशारा क्यों होता है? यूपी में सर्वे हो रहा है तो तकलीफ है, लेकिन सारे देश की सर्वे के लिए अब गुहार लगाई जा रही है। ऐसा क्यों है? भटकाने की कोशिश। देखिए नविका जी, उसका जवाब से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। इतने सारे पैनलिस्ट हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि भैया ये वक्फ का अगर मामला, वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों को काम आना चाहिए तो 4 लाख मठ मंदिर जो सब सरकार के कब्जे हैं वो भी फ्री होना चाहिए। मठ मंदिर का चढ़ावा हिंदुओं को काम आना चाहिए, जैन के काम आना चाहिए, बौद्ध के काम आना चाहिए। 4 लाख मठ मंदिर सरकारों के कंट्रोल में है। एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी किसी और सरकार के कंट्रोल में नहीं है। नहीं होना चाहिए, सुनिए, नहीं होना चाहिए। कानून मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अरे अश्विनी भाई नहीं होना चाहिए। बात आप मोदी जी को सिखाइए, मोदी जी को सिखाइए, नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में भी कानून चेंज कर देगा उनकी सरकारें। हम तो आपके साथ है मेरे भाई। तहसील, मुझे बात पूरी करने दीजिए। भाई मैं आपके साथ, कांग्रेस की सरकारें 60 साल रही, तब आपको याद नहीं आया? कह रहा हूँ सारे रिफॉर्म, अभी तो मोदी जी रिफॉर्म, सारे रिफॉर्म को तो यानी कि आपके बस की बात अरे छोड़े ना मंदिर को, नहीं, यानी आपके बस की बात नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं। सवाल अमरोहा यूपी से दीपांकर गौतम का एक और सवाल है, बीजेपी से सवाल है कि क्या मदरसों और वक्फ का सर्वे कराना असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है? यूपी में बेरोजगारी, महंगाई से क्या यूपी की जनता को मुक्ति मिल चुकी है? अमरोहा की से सवाल है। शलभमणि त्रिपाठी जी, दीपांकर गौतम को जवाब दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से सभी के लिए काम कर रही है और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक विषय पे काम हो सकता है, काम तो सारे विषयों पे करने होते हैं। आपको पता है बहुत सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन ये भी वो जरूरी काम है कि जहां पर बहुत सारे लोगों को न्याय मिलना है। और अभी मैं समाजवादी पार्टी के साथी को सुन रहा था और हमारे जो AMIM के साथी बैठे बोलते हैं सीबीआई जांच करा दीजिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे सीबीआई जांच रिकमेंड हो चुकी है। जो आय व्यय का ब्यौरा होता है जो वक्फ बोर्ड का, उसको लेकर मुस्लिम लोगों, समाज के लोगों ने मांग की थी, मुख्यमंत्री जी से कहा था इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और मोहसिन रजा साहब का मंत्री थे, सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, उसको लेकर 0 टॉलरेंस है। जो आम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, उसको किया जाता है, उसी दिशा में काम हो रहा है। इसमें विक्टिम कार्ड लेकर की जरूरत नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, एक गरीब मुसलमान की अपील पर, एक गरीब मुसलमान की शिकायत पर उनके खिलाफ उनके लिए जांच कराई जा रही है, उनके खिलाफ भी नहीं, उनके लिए जांच हो रही है। गरीबों से इतनी दिक्कत क्यों? गरीबों से इतनी दिक्कत क्यों कपिश जी? नविका जी, सबसे बड़ी बात सर, गरीबों से दिक्कत तो इस देश की सरकार को है कि पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश गिरवी ले जा करके रख दिए। तो मुझे बताइए वक्फ बोर्ड पर गरीबों का अधिकार क्यों नहीं है? आप गरीबों की एजुकेशन क्यों नहीं कराते? आप उनको ये सारे साधन क्यों नहीं मुहैया करवाते? आप क्यों सिर्फ जमीनें हड़पने की सोचते हैं? और 62% अगर जमीनें किसी न किसी विवाद में फंसी हुई हैं
तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है मेरे भाई। यही सपा और कांग्रेस के नेताओं और के पास सवालों का सिलसिला अगर मैं शुरू करूं तो शायद पूरी रात यहां कट जाए, सवाल खत्म नहीं होंगे। नागरिकता कानून सीएए के विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों ने एक नारा उछाला था, कागज नहीं दिखाएंगे। और अब कागज नहीं दिखाने वाली उसी मानसिकता को हर उस चीज से जोड़ने की कोशिश हो रही है जिसमें मुसलमान का नाम जुड़ा है। अनरजिस्टर्ड मदरसों का सर्वे हो या वक्फ की संपत्तियों का सर्वे, आज इन जैसे मामलों पर विवाद खड़ा कर आम मुसलमानों को भड़काना वोट बैंक भले बना सकता हो लेकिन देश नहीं बना सकता। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के पिछड़ेपन की स्थिति उजागर की थी। काश खुद को मुसलमानों का सच्चा हमदर्द समझने वाले नेता एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों को समझ पाते। वक्फ को ऑल पावरफुल बनाए रखने को और मदरसों को स्क्रूटनी से बाहर रखने की कोशिश आम मुसलमानों का भला नहीं कर सकती। इन आम मुसलमानों की भी एक आवाज है। बेहतर होगा कि मुसलमान समाज खुद सच्चाई को पहचाने और आम मुसलमानों की आवाज भी सुने, क्योंकि सिर्फ कुछ चंद लोग सत्ता, लीडरशिप, राजनीति, वक्फ बोर्ड, हर चीज पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज का भारत है और आज के भारत में हर उस इंसान को आगे बढ़ने का हक है जो सोच सकता है और जो सपने देखने का धैर्य रखता है। सपनों को मंजिल बनाने के लिए उनकी मदद करिए, ना कि ये डर का माहौल। बस आज सवाल पब्लिक का पर इतना ही कहना चाहती हूँ।